नमस्कार दोस्तों, हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और हम लोग देख चुके हैं वन्य एवं वन्य जीव के बारे में, उसका संरक्षण कैसे किया जाए और उसका अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जो वन के बहुत सारे दावेदार होते हैं, तो दावेदार किसको कहते हैं? तो दावेदार कौन होते हैं? तो ऐसे लोग जिनका जीवन कार्य किसी चीज पर निर्भर हो, वो उसके दावेदार होते हैं। ठीक है, दावेदार मतलब वैसे लोग जिनका जीवन या कार्य किसी चीज पे निर्भर है, यानी कि वो अपने जीवन में या किसी काम के लिए किसी चीज पे निर्भर करते हैं, वो उसके दावेदार होते हैं। तो वन के दावेदार मतलब वैसे लोग जो अपने जीवन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए या किसी कार्य के लिए वन पे निर्भर करते हैं, उसको वन का दावेदार कहेंगे। ठीक है, तो वनों के दावेदार, तो सबसे पहला स्थानीय लोग होता है। वनों के दावेदार में सबसे पहला क्या होता है? वहां का जो स्थानीय लोग होता है वो वन का एक दावेदार होता है। वन के अंदर एवं इसके निकट रहने वाले लोग अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए वन पर निर्भर करते हैं। वो होते हैं स्थानीय लोग, जो वन के अंदर या वन के अंदर में रहते हैं या इसके निकट रहते हैं, और उनकी बहुत सारी जो जरूरत है वो वन पे आश्रित है, वन पे निर्भर करती है। ठीक है, तो पहला है जो वन का दावेदार है वो वहां का स्थानीय लोग है, आसपास के लोग हैं। दूसरा है सरकार और वन विभाग। तो सरकार और वन विभाग जिनके पास वनों का स्वामित्व है। वनों वन किसी की निजी संपत्ति नहीं है, वन है सरकार। वन वन का जो स्वामी है, वन का जो मालिक है, जो नियंत्रण करता है, वो सरकार है। और वन विभाग यानी वन विभाग भी सरकार की एक इकाई है। ठीक है, तो सरकार और वन विभाग है वो वनों जिनके पास क्या है, वनों का स्वामित्व है तथा वो वनों से प्राप्त संसाधनों का नियंत्रण करते हैं। तो वन से प्राप्त होने वाली बहुत सारी संसाधनों पर नियंत्रण किसका है? सरकार का है। ठीक है, तो दूसरे दावेदार कौन है? सरकार और वन विभाग, क्योंकि उनका वनों पर स्वामित्व है और उस पे जो प्राप्त होने वाले संसाधन है उस पर उनका नियंत्रण है। ठीक है, वन उत्पादों पर निर्भर व्यवसाय, बहुत सारे व्यवसाय व्यवसाय हैं जो वन के उत्पाद पर निर्भर करता है। तो ऐसे छोटे व्यवसाय जो तेंदुपत्ती का उपयोग कर बीड़ी बनाने से लेकर कागज मिल तक विभिन्न वन उत्पादों का उपयोग करते हैं, परंतु वो वनों में किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं करते। तो बहुत सारा व्यवसाय है जो वन के उत्पाद पर निर्भर करता है, जैसे बीड़ी बनाना हो, कागज बनाना हो, बैट बनाना हो, ये सब कहाँ से आता है? वन से मिलता है। तो उस पे जो निर्भर व्यवसायी है, ये भी वन के दावेदार है। वन्य जीव और पर्यावरण प्रेमी। ठीक है, वन जीवन एवं प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं, वो भी इसके दावेदार हैं। तो वन के दावेदार कौन कौन से लोग हैं? स्थानीय लोग हैं जो उस पे जो अपनी जरूरत के लिए उस पे आश्रित हैं। सरकार और वन विभाग जो इनका स्वामित्व है और जो उसके संसाधनों पे नियंत्रण करते हैं। फिर वैसे व्यवसाय जो वन के उत्पादों पे निर्भर करता है, और जो वन्य जीव है और पर्यावरण प्रेमी है, वैसे लोग भी इसके दावेदार हैं। स्थानीय वनों पर निर्भरता किस तरह से होती है? तो स्थानीय लोग को ईंधन के लिए जलाओ यानी लकड़ी, छोटी लकड़ियां एवं छाजन के लिए काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। ठीक है, तो स्थानीय लोग है वो ईंधन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, छाजन के लिए इसका उपयोग करते हैं। बांस का उपयोग क्या करता है? झोपड़ी बनाने के लिए उपयोग हो सकता है, भोजन एकत्र करने में, भंडारण के लिए करते हैं। खेती का जो औजार है, खेती का जो औजार है, मछली पकड़ने और शिकार के औजार है, मुख्यतः लकड़ी के बने होते हैं। इसके अतिरिक्त वन मछली पकड़ने और शिकार स्थल भी होते हैं। तो वनों पर निर्भरता किस तरह से होती है? तो पहला है कि प्रचुर मात्रा में लकड़ी मिलती है, जिसका उपयोग हम लोग ईंधन के लिए उपयोग करते हैं। बांस मिलता है और पेड़ वोड़ का उपयोग करके, पेड़ पौधों का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं? झोपड़ी बनाते हैं, घर बनाते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारा जो औजार है, खेती के लिए औजार है, शिकार करने के लिए औजार है, मछली पकड़ने के लिए औजार है, शिकार स्थल है, ये सब सब कहाँ पे है? वन में ही तो है।
फिर अलग-अलग तरह के व्यक्ति फल, जो हम लोग को बहुत तरह का फल मिलता है, नट्स, औषधि एकत्र करने के साथ-साथ अपने पशुओं को वन में ही चराते हैं तथा उनका चारा वनों से एकत्र होता है। तो हम लोग की वनों की निर्भरता किस तरह से है? तो ईंधन के लिए लकड़ी चाहिए होती है, ठीक है? झोपड़ी बनाना हो, फिर खेती का औजार हो, मछली पकड़ के लिए, शिकार करने के लिए जो औजार बनता है, वो मुख्यतः लकड़ी से बनता है और वन है, जो शिकार स्थल भी दे प्रदान करता है। उसके अलावा वन से अलग-अलग तरह के उत्पाद मिलते हैं, फल मिलते हैं, औषधि मिलती है, इसका उपयोग किया जाता है और जो पशु हैं, वो क्या करते हैं, वन में ही चरते हैं, उनका जो चारा है, उनका जो भोजन है, वो वन से ही प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग वनों पे बहुत ज़्यादा निर्भर हैं। वनों के नष्ट होने के कारण। तो वन नष्ट क्यों हो रहे हैं? इसके मुख्य कारण को हमें समझना होगा। अब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग हमारी जो परंपरा है, हमारी हम लोग है, परंपरा है, उस समय से ही वन को नष्ट करते आ रहे हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि वन संपदा को इस प्रकार उपयोग करने से इन संसाधनों का ह्रास हो जाएगा? यानी कि हम लोग सोचते हैं कि वन संसाधन वन पे हम लोग की निर्भरता क्या है? ईंधन के लिए है। वहाँ पे मतलब पशुओं का चरना होता है, पशुओं का भोजन मिलता है, वहाँ से हम लोग औषधि प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग जो वन पे आश्रित हैं, तो क्या वन खत्म हो जाएगा इस तरह से आश्रित है? तो ऐसा नहीं है। इसी चीज़ को इस स्लाइड में हम लोग समझेंगे। यह मत बोलिए कि अंग्रेजों के भारत आने से पहले लोग इन्हीं वनों से शताब्दियों से रह रहे थे। यानी कई सौ वर्षों से जो भारत का लोग है, जब अंग्रेज का आक्रमण भारत में नहीं हुआ था, जब अंग्रेज मुगल लोग का आक्रमण हमारे भारतवर्ष में नहीं हुआ था, तो बहुत सारा लोग है, सालों से कई सौ सालों से वन में ही रह रहा था। अंग्रेज लोग क्या अंग्रेज लोगों ने क्या किया, अंग्रेजों ने वनों का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, ठीक है? यानी कि जो किस तरह से हम लोग वन पे आश्रित थे, इसके पिछले भाग में समझे। अब अंग्रेज क्या किया, जब वो लोग आक्रमण किया था, तो वो वन का नियंत्रण है अपने हाथ में ले लिया। उनसे पहले यहाँ के मूल निवासियों ने ऐसी विधियों का विकास किया, जिसका संपोषण भी होता रहता था, ठीक है? तो उसके पहले जो यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो भारत के मूल निवासी थे, जो भारतवासी थे, वो वन का तो उपयोग करते थे, वन पे बहुत प्रकार से निर्भर करते थे। लेकिन उनके पास ऐसी विधि थी, ऐसी कला थी, जिससे वनों का संपोषण भी होता रहता था। तो अंग्रेजों ने न केवल वनों पर आधिपत्य जमाया, वरन अपने स्वार्थ के लिए उनकी निर्ममता से दोहन किया। ठीक है? यानी कि हम लोग हैं वो वन पे ही आश्रित रहते थे। अंग्रेजों के आने के पहले हम लोग वन पे आश्रित रहते थे। लेकिन हम लोग के पास ऐसी कला थी, ऐसी विद्या थी, ऐसी तकनीक थी जिसके कारण वन का संपोषण भी होता रहता था। लेकिन जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ भारत पे, तो उन्होंने वनों पर आधिपत्य जमाया और उसका निर्ममता से दोहन किया। मतलब पूरी तरह से उसका दोहन किया। और यहाँ के मूल निवासियों को एक सीमित क्षेत्र में रहने के लिए मजबूर किया गया तथा वन संसाधनों का किसी सीमा तक अत्यधिक दोहन भी प्रारंभ हो गया। यानी कि ये सब अंग्रेज के आने के बाद ये सब होना शुरू हो गया। स्वतंत्र हुआ हमारा देश, तो स्वतंत्रता के बाद वन विभाग ने अंग्रेजों से वनों का नियंत्रण तो अपने हाथों में ले लिया। यानी कि स्वतंत्र हुआ, ठीक है? अंग्रेज अंग्रेज तो क्या किया, स्वामित्व तो पूरा ले लिया, उसका बहुत दोहन किया। अब है स्वतंत्रता के बाद है, जो वनों का नियंत्रण है वो अब हमारे हाथ में ही है। परंतु प्रबंधन व्यवहार में स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं एवं ज्ञान की उपेक्षा होती रहती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन सबसे उसकी जानकारी सबसे अच्छी जानकारी वहाँ के स्थानीय लोग ही कर सकते हैं। यानी कोई भी प्राकृतिक संसाधन है, उसका प्रबंधन किस तरह से प्रबंधन है, इसकी जानकारी जितनी स्थानीय लोगों को होगी, उतना किसी को नहीं होगा। तो अभी के समय में क्या हो रहा है कि हमारे पास तो नियंत्रण है वन का, यानी हमारी सरकार के पास है नियंत्रण वन का। लेकिन
जो इसका प्रबंधन है, वन के प्रबंधन में जो संसाधन का प्रबंधन है, इसमें जो स्थानीय लोग हैं, उनकी जो आवश्यकता है, जो स्थानीय लोग हैं वो वन पे ज़्यादा आश्रित होगा और उनका जो अनुभव है, उनका जो ज्ञान है, उसकी उपेक्षा होती रहती है। यानी उनको उनके बातों को सुना नहीं जाता है कि किस तरह से सही प्रबंधन हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। अतः वनों के बहुत बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के वृक्ष जैसे कि पाइन, चीड़, तेग, यूकेलिप्टस के वनों में परिवर्तित हो गए। ठीक है? अब स्थानीय लोग हैं, किसी जगह का सबसे ज्यादा जानकारी किस तरह का मौसम है, किस तरह का पेड़-पौधा वहाँ पे सुरक्षित रह सकता है, किस तरह से इसको बचाया जा सकता है, उसका तो सहयोग लिया नहीं गया। जिसके कारण क्या हो गया कि बहुत सारा जो वन है, वो एक ही प्रकार के वृक्ष से घिर गया और एक ही प्रकार के वन में परिवर्तित हो गया। इन वृक्षों को उगाने के लिए सर्वप्रथम सारे क्षेत्र से अन्य सभी पौधों को हटा गया, जिससे क्षेत्र की जैव विविधता बड़े स्तर पे नष्ट हो गई। ठीक है? और बहुत सारा वृक्ष को लगाने के लिए क्या किया गया? जैव, ठीक है? जैव विविधता बड़े स्तर पे नष्ट हो गई। यानी कि एक तरह के पेड़ को लगा दिया गया और सारा तरह के पेड़ को हटा दिया गया, जिससे वहाँ की जो जैव विविधता नष्ट हो गई। यही नहीं, स्थानीय लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि पशुओं के लिए चारा, औषधि हेतु वनस्पति, फल एवं नट इत्यादि की आपूर्ति भी नहीं हो सकती। इस प्रकार के रोपण से उद्योगों को तो लाभ मिला, जो वन विभाग के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत बना। यानी कि वन नष्ट होने का मुख्य कारण है कि जो स्थानीय लोग हैं, पहले तो उनकी आवश्यकता को दरकिनार किया गया। उसके अलावा स्थानीय लोग की जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो प्रबंधन है, प्रबंधन का जो तरीका है, उसको क्रियान्वयन में नहीं लाया गया। ठीक है? इसके कारण क्या हुआ कि वन धीरे-धीरे नष्ट होते जा रहा है। अब स्थानीय लोग की जो आवश्यकता थी, उससे भी वनों की मतलब है वनों की आवश्यकता जो स्थानीय लोग की आवश्यकता है, वो भी वन से पूरी नहीं हो पाती थी क्योंकि इस पे सरकार का नियंत्रण हो गया था और इससे क्या हुआ कि सरकार को तो फ़ायदा मिला, वन विभाग को फ़ायदा मिला क्योंकि इससे जो उद्योग है, वो उससे वन विभाग को राजस्व मिला, लेकिन वन धीरे-धीरे नष्ट होने लगा। उद्योग इन वनों को अपनी फैक्ट्री के लिए कच्चे माल का स्रोत मात्र ही मानते हैं। अब जो उद्योग होता है, यानी कि स्थानीय लोग हैं, वो क्या करता है, उसका जीविका इस पे निर्भित जीविका इस पे आश्रित है। वो इस पे पूरी तरह से बहुत प्रकार के रूप में इस पे आश्रित है। तो वो लोग जो स्थानीय लोग होता है, वो लोग उसका उपयोग तो करता है, लेकिन वो लोग उसका इस तरह से उपयोग करता है कि ये आग कि बहुत ज़्यादा इसका दोहन ना हो सके। लेकिन जो उद्योग होते हैं, वो इन वनों को यानी कि जो उद्योग होते हैं, वो जंगल को सिर्फ़ कच्चे माल का स्रोत मानते हैं। उनमें वो सिर्फ़ निहित स्वार्थ से लोगों का एक बड़ा वर्ग सरकार से उद्योगों के लिए कच्चे माल को बहुत कम मूल्य पे प्राप्त करने में लगा रहता है, क्योंकि स्थानीय निवासियों की उपेक्षा इन व्यक्तियों की पहुँच सरकार में की अपेक्षा यानी कि जो उद्योगपति लोग हैं, वो उनकी जो पहुँच है सरकार में, वो स्थानीय निवासियों की तुलना में बहुत अधिक है, तो अतः उन्हें क्षेत्र को संपोषित विकास में रुचि नहीं होती है। ठीक है? जो स्थानीय लोग हैं, वो संपोषित विकास में विश्वास करते हैं, लेकिन जो उद्योग हैं, वो वन को सिर्फ़ एक फैक्ट्री समझते हैं, एक स्रोत मानते हैं, जहाँ से उन्हें कच्चा माल प्राप्त हो और उनकी पहुँच सरकार तक है, तो वो लोग संपोषित विकास में कोई रुचि भी नहीं दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, किसी वन के टीक के सभी वृक्षों में काटने के बाद, अगर कोई उद्योग है, कोई वैसा उद्योग है जिसको का पेड़ टीक का वृक्ष चाहिए, पेड़ चाहिए, ठीक है? वो क्या करेगा कोई कोई वन है, कोई जंगल है, उसका सारा टीक का वृक्ष काट लेगा। उसके बाद क्या करेगा, उससे दूसरे जंगल का टीक का वृक्ष काटना प्राप्त करेगा। उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि इसका सही उपयोग हो रहा है कि नहीं, आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा कि नहीं, इसका कोई
फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब है जो वन के नष्ट होने के कारण है। अब एक उदाहरण है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन क्या है, अब हम लोग समझते हैं। तो चिपको आंदोलन स्थानीय निवासियों को वनों से अलग करने की नीति का परिणाम है। ठीक है, यानी कि चिपको आंदोलन के पहले क्या हुआ था, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं कि उद्योग, सरकार, उद्योगपति, बहुत सारे उद्योगपति हैं और बहुत सारे उद्योग में जहां से वनों को कच्चा माल प्राप्त होता है उनकी सरकारें पकड़ जाता होती है, तो वो वन को कच्चा माल का स्रोत सिर्फ समझते हैं। अब उससे क्या होता है कि वो वनों को नष्ट करते जाते हैं, जंगलों को नष्ट करते जाते हैं। तो उसमें एक आंदोलन हुआ जिसका नाम है चिपको आंदोलन। अब ये आंदोलन क्या है ये समझेंगे। यह आंदोलन, जो चिपको आंदोलन है, यह आंदोलन हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में गढ़वाल के रेनी नामक गांव की घटना के 1970 के दशक में प्रारंभ हुए। यानी कि हिमालय की जो एक रेनी नामक गांव है, 1970 में यह प्रारंभ, 1970 के प्रारंभिक समय में, प्रारंभिक दशक में प्राप्त हुआ। यह विवाद कब हुआ, यह विवाद लकड़ी के ठेकेदार एवं स्थानीय लोगों के बीच प्रारंभ हुआ, क्योंकि गांव के समीप के वृक्ष काटने का अधिकार उसे दे दिया गया था। ठीक है, सरकार क्या की थी कि जो गांव के बगल में जो जंगल है उसका वृक्ष काटने का अधिकार एक किसी ठेकेदार को दे दी थी। अब स्थानीय लोग क्या कर रहा था, उसके बीच उसका विरोध कर रहा था। एक निश्चित दिन कि एक दिन क्या हुआ, ठेकेदार के आदमी वृक्ष काटने के लिए आए जब वहां के निवासी पुरुष वहां नहीं थे। यानी कि एक दिन जब गांव में जब पुरुष लोग नहीं था, तो जो ठेकेदार के जो जो लोग थे, जो ठेकेदार था, वो लोग वन को, वृक्ष को काटने के लिए आया। लेकिन जो महिलाएं हैं वो वन को बचाने के लिए क्या की, बिना किसी डर के वहां की महिलाएं फौरन वहां पहुंच गई तथा उन्होंने पेड़ को अपनी बाहों में भरकर, यानी चिपक कर ठेकेदार के आदमियों को वृक्ष काटने से रोका। ठीक है, अब कोई पुरुष तो था नहीं तो कौन रोकता। तो जो महिलाएं थी वो बिना झिझक के, बिना किसी डर के वो पेड़ से चिपक गई, उसको बाहों में भरकर चिपक गई और जो आदमी है उसको पेड़ काटने से रोका। अंततः क्या हुआ, ठेकेदार को क्या कर अपना काम बंद करना पड़ा। इसी को हम लोग कहते हैं चिपको चिपको आंदोलन। यानी कि वहां का जो लोकल लोग है, रेनी नामक गांव में, जहां पे लोग है, ठेकेदार से अपने वन को किस तरह से बचाया, जब कोई नहीं था, कोई सहारा नहीं था, जब सरकार ने ये अधिकार दे दिया था, तो वहां की महिलाओं ने वृक्षों से चिपक कर वहां के वनों को बचाया। इस आंदोलन का नाम है चिपको। अगर लकड़ी के ठेकेदार को वो वन मिल गया होता तो क्या होता, तो लकड़ी के ठेकेदार ने उस अगर वो वन मिल गया होता तो लकड़ी के ठेकेदार ने उस क्षेत्र के सारे वृक्षों को काट कर गिरा दिया होता और क्षेत्र सदा के लिए ही वृक्षहीन हो जाता, क्योंकि उसको ठेका मिला हुआ था। वो वो सिर्फ अपना लाभ, व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। जो उद्योग होते हैं वो अपना व्यक्तिगत लाभ देते हैं। उनको पर्यावरण में क्या नुकसान है, स्थानीय लोगों को क्या नुकसान है, संपोषित विकास, उसका प्रबंधन, उनसे उनको मतलब नहीं। वो अपना निजी लाभ देखते हैं, निजी स्वार्थ देखते हैं। तो अगर ठेकेदार को अगर ये वृक्ष मिल गया होता तो वो क्या क्या होता, सारे वृक्ष को काट देता और क्षेत्र है वो वृक्षहीन हो जाता। स्थानीय समुदाय वृक्षों के ऊपर चढ़कर कुछ शाखाएं और पत्तियां ही काटता है। जो स्थानीय लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वृक्ष को, वृक्ष की कुछ शाखा को काटते हैं, उनकी जब जरूरत होती है, कुछ पत्तियां काटते हैं, जिससे समय के साथ साथ उनका पुनः पूरण भी होता रहता है। यानी स्थानीय लोग वृक्ष का उपयोग इस तरह से करता है, उपयोग तो करता है लेकिन वो इस तरह से उपयोग करता है कि उसका पुनः पूरण होता रहता है। ठीक है, स्थानीय लोग और उद्योग में क्या फर्क है कि वो उस जगह को वृक्षहीन नहीं बनाता है, वो इस तरह से उपयोग करता है कि उसका पुनः पूरण होता रहता है। चिपको आंदोलन बहुत तेजी से बहुत ही समुदायों में फैल गया एवं जनसंचार ने इसमें योगदान दिया
तथा इसके कारण क्या हुआ कि सरकार को यह सोचने पे मजबूर कर दिया गया कि वन किसके हैं तथा वन के संसाधनों का समुचित उपयोग के लिए प्राथमिकता तय करने के लिए पुनर्विचार करने पर मजबूर कर दिया गया। यानी कि सरकार को मजबूर कर दिया गया कि ये वन है वो सरकार के स्वामित्व के हैं, लेकिन सिर्फ सरकार ही उसके वन के दावेदार नहीं है, स्थानीय लोग भी दावेदार है, उनकी आवश्यकता भी उस वन से पूरी होती है। ठीक है, तो अनुभव ने लोगों को सिखा दिया कि वनों के विनाश से केवल वन की उपलब्धता ही प्रभावित नहीं होती है, और अगर वन का विनाश होगा तो सिर्फ वन नष्ट नहीं होगा, इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता एवं जल स्रोत भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों की भागीदारी से निश्चित रूप से वनों के प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी। अब वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक अन्य उदाहरण देखते हैं। 1972 में पश्चिम बंगाल वन विभाग को प्रदेश के दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए साल के वनों को पुनः पूर्ण करने की अपनी योजना के असफल होने के कई कारणों का पता चला। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो वन विभाग है उसके दक्षिण पश्चिम जिलों में नष्ट हुए जो साल के वनों हैं उनको पुनः पूरण की असफल होने के कई कारण पता चला। पहली है कि सतर्कता की परंपरागत विधियां और पुलिस की कार्रवाई से स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी हो गई। तो सबसे बड़ा जो रीजन था, जो सबसे बड़ा कारण था, वो क्या था कि जो सतर्कता की परंपरागत विधि और पुलिस की कार्रवाई के कारण क्या हो गया कि स्थानीय लोग और प्रशासन में बहुत दूरी बढ़ गई, जिसके स्वरूप वन कर्मचारियों और ग्राम वासियों में अक्सर झड़पें होने लगी। इन झगड़ों ने नक्सली हिंसा जैसे हिंसक आंदोलनों को भी और भी हवा दी। तो क्या किया, अतः वन विभाग ने अपनी नीति में बदलाव कर दिया तथा मिदनापुर के अड़वाड़ी वन क्षेत्र में ये एक योजना प्रारंभ की। ठीक है, स्थानीय लोग की भागीदारी नहीं थी तो उसके कारण झड़प होता था, नक्सली प्रभाव बढ़ रहा था। ठीक है, और पुनः जो वन का है, वन का जो पुनः पूरण नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो वन विभाग क्या किया, अपनी नीति में बदलाव किया और एक योजना प्रारंभ की। यहाँ वन विभाग के एक दूरदर्शी अधिकारी ए.के. बनर्जी ने ग्रामीणों को अपनी योजना में शामिल किया तथा उनके सहयोग से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त साल के वन के 272 हेक्टेयर क्षेत्र का संरक्षण किया। इसके बदले में निवासियों को, जो आसपास के लोग थे, उनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी दी गई, उनको रोजगार मिला, साथ में वहां की उपज की 25% का उपयोग का अधिकार भी मिला। ठीक है, यानी कि जब एक बदलाव किया गया, एक योजना में बदलाव किया गया और उसके तहत वहां के लोगों को जो वन का जो वन से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, जो संसाधन वन से प्राप्त हुए संसाधन है, उसमें 25% अधिकार, उसका 25% का उपयोग का अधिकार भी मिला, वहां के लोगों को रोजगार भी मिला और देखभाल की जिम्मेदारी भी मिली, और बहुत कम मूल्य पे ईंधन के लिए लकड़ी और पशुओं को चराने की अनुमति दी गई। ठीक है, ये सब किया गया। तो इससे क्या हुआ कि स्थानीय समुदाय की सहमति एवं सक्रिय भागीदारी से 1983 तक अड़ावाड़ी का सालवन था, जो अड़ावाड़ी का, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, वो समृद्ध हो गया और पहले से बेकार कहे जाने वन का मूल्य कितना हो गया, 12.5 करोड़। ठीक है, वो आका गया। तो इससे पता क्या चलता है कि जो स्थानीय लोग हैं वो वन पे आश्रित हैं, उनकी बहुत सारी आवश्यकताएं वन पे निर्भर करती है, जलावन के लिए, पशुओं को चराने के लिए। ठीक है, लेकिन वो वहां की वहां उनके पास अनुभव है, स्थानीय लोगों के पास वन को बचाने का अनुभव है, वो
ये सोच के उपयोग करते हैं वनों का, उसके उत्पादों का, कि आने वाली संतति के लिए भावी संपोषित उपयोग करते हैं, कि उनका भी ज़रूरत पूरा हो जाए और लोग का भी ज़रूरत पूरा हो जाए। तो जब स्थानीय लोग किसी कार्य को, किसी रिसोर्सेज़ को या किसी संसाधन के प्रबंधन में जब लग जाते हैं, तो वो क्या होता है कि वो जो कार्य होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सफल होता है, क्योंकि उनके पास स्थानीय क्षेत्र में मौसम, मिट्टी, जानवर की जो वास्तविक स्थिति होती है, पता होती है, और हमें या हम सभी को स्थानीय लोगों का जब किसी वन को, किसी क्षेत्र को बचाना हो, तो उनकी मदद लेनी चाहिए। इस पार्ट में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसके आगे हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।